हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। इस वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ लिया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से पार्ट 1 पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पल्सेस के बारे में। Rich sources of protein increase the natural fertility, 1/5 of the total production, 11% of the total cropped area in the country। तो पल्सेस क्या होते हैं? पल्सेस में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और ये जहाँ पे भी उगाए जाते हैं तो वहाँ की जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को ये क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ओके। ड्राईलैंड्स ऑफ डेक्कन एंड सेंट्रल प्लेट्यू एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, सेंट्रल प्लेट्यू है और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स है हमारी कंट्री का, वहाँ पे ये उगाए जाते हैं। ग्राम एंड तूर आर मेन पल्सेस कल्टिवेटेड इन इंडिया। जो हमारा इंडिया है वहाँ पे कौन कौन से पल्सेस उगाए जाते हैं? तो हो गया हमारा ग्राम, हो गया और तूर हो गया। ये हमारे मेन पल्सेस हैं जो इंडिया में कल्टिवेट किए जाते हैं। अब हम जो ग्राम है और तूर है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये कहाँ पे उगाए जाते हैं और ये कितना परसेंटेज उगाए जाते हैं हमारे इंडिया में। कल्टिवेटेड इन सब ट्रॉपिकल एरियाज, रबी सीजन इन सेंट्रल वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान। जो ग्राम है वो सब ट्रॉपिकल एरियाज में उगाए जाते हैं और ये कौन से सीजन में उगाए जाते हैं? तो ये रबी सीजन में उगाए जाते हैं। इट मीन्स विंटर सीजन। ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ये सारे स्टेट्स हो गया जिसमें ग्राम उगाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे तूर। तूर को और क्या कहा जाता है? तो अरहर भी कहा जाता है। रेड ग्राम और पिजन पी एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री, 2% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया। महाराष्ट्र अलोन कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। जो हमारा महाराष्ट्र है वो क्या करता है? वो 1/3 प्रोडक्शन अकेले कर देता है। हमारी कंट्री में ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे जितना प्रोडक्शन होता है उसका अकेले ही क्या करता है? ये महाराष्ट्र 1/3 प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑयल सीड्स के बारे में। ड्राईलैंड्स ऑफ मालवा प्लेट्यू, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, रायलसीमा, रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका प्लेट्यू, 14% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया। तो ये जो ऑयल सीड्स हैं वो मालवा प्लेट्यू में पाए जाते हैं, वहाँ पे लगाए जाते हैं। और ये जो मराठवाड़ा हो गया, गुजरात और ये सारी जो जगह है यहाँ पे ये लगाए जाते हैं। और जितना भी क्रॉप एरिया है हमारी कंट्री का उसका ये 14% हिस्सा होता है। ग्राउंड नट, रैप सीड्स एंड मस्टर्ड, ये 3 हो गया हमारा ऑयल सीड्स। और इसके अलावा 2 और हैं जो हमारी कंट्री में मेन जो क्रॉप्स हैं ऑयल सीड्स का वो कहलाते हैं। सोयाबीन और सनफ्लावर आर द मेन ऑयल सीड्स क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। यह है मेन ऑयल सीड्स क्रॉप जो हमारे इंडिया में उगाए जाते हैं, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। और इसके अलावा 3 और हैं लेकिन ये दोनों है उससे थोड़ा कम होता है। अब ग्राउंड नट के बारे में पढ़ेंगे। 18.2% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। रैनफेड खरीफ क्रॉप ऑफ द ड्राईलैंड्स, रबी सीजन इन साउदर्न इंडिया, 3.6% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया। गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो ये जो ग्राउंडनट है वो खरीफ सीजन में कहाँ लगाया जाता है? तो वो नॉर्थ इंडिया में लगाया जाता है। और जो साउदर्न इंडिया हमारा उसमें ये रबी सीजन में लगाया जाता है। इट मीन्स विंटर सीजन में लगाया जाता है। और ये बाकी के स्टेट्स हो गए जहाँ पे ये लगाया जाता है। रेपसीड एंड मस्टर्ड, राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा, सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रबी सीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न and central parts of the India, 2.5% of total cropped area. राजस्थान contributes about 1/3 प्रोडक्शन। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। जो हमारा राजस्थान है वो 1/3 प्रोडक्शन अकेले ही कर देता है हमारे पूरे इंडिया में। अदर ऑयल सीड्स, अब हम जो दूसरे 2 बचे हुए थे जो मेन क्रॉप्स थे हमारे, जो मेन ऑयल सीड्स थे उसके बारे में पढ़ेंगे। सोयाबीन एंड सनफ्लावर। तो सोयाबीन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि सोयाबीन कब लगाया जाता है? तो मोस्टली ग्रोन इन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जो सोयाबीन है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लगाया जाता है ज़्यादा। और जो सनफ्लावर है वो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ महाराष्ट्र। वो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हमारा जो है सनफ्लावर उगाया जाता है, इसकी खेती ज़्यादातर होती है। वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइबर क्रॉप्स के बारे में। प्रोवाइड फाइबर फॉर प्रिपेयरिंग क्लॉथ बैग्स, सैक्स एंड अ नंबर ऑफ अदर आइटम्स, क्लॉथ एंड जूट। तो जो फाइबर हो गया हमारा, फाइबर क्रॉप्स हो गया, वो हमें क्या करते हैं? वो हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो हमारा बैग्स वगैरह हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं? बनाई जाती है। और जो हमारा इंडिया है उसमें जो फाइबर क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसमें हमारे ये 2 मेन है, कॉटन और जूट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कॉटन और जूट के बाद कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं। ओके। कॉटन, ट्रॉपिकल क्रॉप ग्रोन इन खरीफ सीजन इन सेमी एरिड एरियाज। इंडिया लॉस्ट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरिया टू पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन। जब हमारे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो जो कॉटन ग्रोइंग एरिया था हमारा वो ज़्यादातर कहाँ चला गया? वो पाकिस्तान में चला गया। तो इंडिया क्या कर दिया? उसे खो दिया। रैंक्स 4th इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ
कॉटन आफ्टर चाइना, यूएस एंड पाकिस्तान। ये 4th नंबर पे है चाइना, यूएस और पाकिस्तान के बाद। 8.3 प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, 4.7 ऑफ टोटल क्रॉप एरिया, 3 कॉटन ग्रोइंग एरियाज, पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्दर्न राजस्थान इन नॉर्थ वेस्ट, गुजरात एंड महाराष्ट्र इन वेस्ट एंड प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इन साउथ। तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे हमारा जो है कॉटन उगाया जाता है। ओके, 4.7% है हमारे जितना भी क्रॉप एरिया है उसका कॉटन उगाया जाता है ये, और 8.3% हो गया पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन। और ये कहाँ पे है? पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र हो गया। गुजरात तो हम पहले से ही जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि गुजरात में क्या होता है, कॉटन की खेती ज़्यादा होती है। अब हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। यूज्ड फॉर मेकिंग कोर्स क्लॉथ, बैग्स, सैक्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स। जूट क्या करता है? तो इससे हम कोर्स क्लॉथ बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, और जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। कैश क्रॉप इन वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंडिया लॉस्ट लार्ज जूट ग्रोइंग एरियाज टू ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश ड्यूरिंग पार्टीशन। जो इंडिया है उसने अपना जो ये जूट प्रोडक्शन का जो एरिया था वो कब खोया? तो जब हमारा ईस्ट पाकिस्तान, जो हमारा बांग्लादेश था, वो हमारे इंडिया से अलग हो रहा था। उस टाइम में जो हमारा हिस्सा था इंडिया का जहाँ पे ये जूट प्रोडक्शन होता था वो कहाँ चला गया? बांग्लादेश में चला गया था। नेक्स्ट हमारा 3/5 ऑफ जूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। वेस्ट बंगाल अकाउंट फॉर 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन। बिहार एंड असम आर अदर जूट ग्रोइंग एरियाज, 0.5% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया। तो ये होता है, और जो बिहार और असम है वहाँ पे भी क्या होता है? जूट प्रोडक्शन होता है, वेस्ट बंगाल के अलावा। अदर क्रॉप्स हो गया हमारा शुगर केन। क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज, ये कहाँ पे होता है? ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। कल्टिवेटेड इन सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है हमारा वहाँ पे ये होता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील इन 2011। जो हमारा इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है 2011 के तहत। किसके बाद? ब्राज़ील के बाद। 19% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ओनली 2.4% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया। शुगर कैन के बाद पढ़ेंगे हम टी के बारे में। तो ये जो शुगर कैन हो गया, टी हो गया, ये सब क्या है? ये हमारे कॉमर्शियल क्रॉप है। ये हमारे इंडिया से ज़्यादातर कहाँ जाते हैं? जो हमारे आउट ऑफ कंट्री है, जो हमारे फॉरेन कंट्री है, वहाँ पे ये ले जाए जाते हैं। इन इंडिया टी प्लांटेशन इज स्टार्टेड इन 1814 ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम, विच स्टिल इज अ मेजर टी ग्रोइंग एरिया इन द कंट्री। जो हमारा टी प्लांटेशन है वो कब स्टार्ट हुआ? तो वो 1840 में स्टार्ट हुआ। जो ब्रह्मपुत्र वैली है हमारा असम का, वहाँ पे ये हो रहा था, और वहाँ से अभी भी क्या होता है? वहाँ पे ज़्यादातर ये टी होता है। लेटर ऑन इट्स प्लांटेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन सब हिमालयन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी एंड कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट्स, लोअर स्लोप्स ऑफ नीलगिरी एंड कार्डामम हिल्स इन वेस्टर्न घाट्स। 28% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। इट रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड आफ्टर श्रीलंका एंड चाइना अमंग टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो उसके बाद क्या होगा? पहला तो हमने देखा टी की कहाँ पे हो रहा था? असम में हो रहा था। और उसके बाद जो है हमारा ये हो गया, जो जलपाईगुड़ी है, दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे ये होने लगा। जो हमारा टी है वो हमारे कौन से रैंक पे आता है? इंडिया हमारे कौन से रैंक पे आता है? तो ये हमारा श्रीलंका और चाइना के बाद आता है 3rd नंबर पे। पूरी जो हमारी कंट्रीज़ है जितनी भी वर्ल्ड में, उसमें ये 3rd नंबर पे रैंक करता है। नेक्स्ट हमारा कॉफ़ी। 3 वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी, अराबिका, रोबस्टा एंड लिबरिका। ये 3 वेराइटीज़ है कॉफ़ी की, और इसमें सबसे अच्छी है अराबिका, जो कि हमारे इंडिया में उगाया जाता है, और इसका डिमांड भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। प्रोड्यूसेस ओनली अबाउट 3.7 ऑफ कॉफ़ी ऑफ द वर्ल्ड। रैंक 7th आफ्टर ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया एंड मैक्सिको। इतने सारी कंट्रीज़ के ये बाद हमारा इंडिया जो है वो 7th नंबर पे आता है कॉफ़ी उगाने के वो में। कल्टिवेटेड इन हाईलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये कहाँ पे होता है? तो वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ये उगाया जाता है। तो ये था हमारा जितना भी था कॉमर्शियल क्रॉप। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो एग्रीकल्चर है हमारा वो 2001 में भी ये देखा गया कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारे लिए अभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। 53% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वॉज डिपेंडेंट ऑन इट। 57% ऑफ इट्स लैंड इज डिवोटेड टू द क्रॉप कल्टिवेशन। तो हमारा 53% पॉपुलेशन है, मतलब कि 50 से भी ज़्यादा हो गया, आधा से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो क्रॉप पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और जो 57% मतलब आधा से ज़्यादा जो लैंड है वो किसके लिए रखा गया है, किसके लिए दिया गया है? तो कल्टीवेशन के लिए दे दिया गया है। तो सोच सकते हैं आप कि हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है, वो कितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर पे आज भी डिपेंडेंट है, और मतलब कि हमारा हो गया प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम
जो एग्रीकल्चर होता है हमारे इंडिया में, उसमें जो फार्मर्स हैं वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं, और फिर जो हमारा क्या क्या रीज़न है। ठीक है, देखते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया के बाद। स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट का स्ट्रेटजी क्या था, पहले हम ये देखते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग पार्टीशन अबाउट 1/3 ऑफ इरीगेटेड लैंड इन अनडिवाइडेड इंडिया वेंट टू पाकिस्तान। तो पार्टीशन के बाद आपको पता चल गया पहले ही कि क्या था, जो हमारे इंडिया का जो पार्ट था कुछ, वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। जो इरीगेटेड लैंड था, जहाँ पे ज़्यादातर इरिगेशन होती थी, वो कहाँ चला गया, अब वो पाकिस्तान में चला गया। 1950s इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, ये लाया गया दोनों। किस लिए लाया गया, तो जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था, हमारा एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही लो पड़ गया था, खाने पीने की मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। तो ये दो जो है वो लॉन्च किया गया, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। 1960s में क्या हुआ, फूड ग्रेन्स वेर इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, मतलब हालात उतने अच्छे नहीं हुए, तो जो फूड ग्रेन्स हमें कहाँ से मंगवाने पड़ गए, दूसरी कंट्रीज से मंगवाने पड़ गए, क्योंकि हमारी कंट्री में जो थी वो फैमिली पहले से ही थी। पहले तो ब्रिटिशों का था, उसके बाद फिर जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उसके बाद फिर वर्ल्ड वार होने लगा, तो मतलब हर चीज़ के बाद क्या हुआ, हमारे इंडिया में प्रॉब्लम्स हो गई खाने पीने की। तो ये 1960 में क्या हुआ, दूसरी कंट्री से मंगवाया जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी डेवलप की। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी डेवलप की, तो इंडिया टुक एडवांटेज of high yielding varieties of new seeds, introduced package technology comprising HYBS along with chemical fertilizers in irrigated areas of पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। तो क्या हुआ कि जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप की, तो उसके साथ साथ क्या हुआ, न्यू सीड्स आए, उनकी वैरायटीज़ अलग थी। तो वो सब जब हमारे इंडिया में जब वो सारे सीड्स यूज़ होने लगे और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होने लगा इरीगेटेड एरियाज़ में, तो क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया। तो मतलब भूखमरी की जो वो हालत थी, वो कंडीशन जो है ठीक हो गई। This strategy increased the food grains production at very fast rate and this agricultural growth came to be known as Green Revolution। जो ये स्ट्रेटेजी थी हमारी, वो मतलब क्या करी, हमारे जो फूड ग्रेन्स थे उनके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी, उन्हें बहुत ही जल्दी ग्रो अप मिला। और उसके बाद जो क्या हुआ कि यही एग्रीकल्चर जो ग्रोथ था, उसको हम किस नाम से जानने लगे, ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानने लगे। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी। India ranks first in the production of pulses and jute, and it is the second largest producer of राइस, व्हीट, ग्राउंडनट, शुगर कैन एंड वेजिटेबल्स। इंडिया जो है वो फर्स्ट रैंक पर है पल्सेस और जूट के प्रोडक्शन में, और सेकंड रैंक पे कौन सी चीज़ में है, राइस और व्हीट, ग्राउंडनट, शुगर कैन और वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में, ये सेकंड रैंक पे है। एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड फार्म मशीनरी एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीज़ें जब हमारे इंडिया में आई, इरीगेशन जो है हाई हुआ, यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड्स, जो सीड्स है वो न्यू आए, केमिकल फर्टिलाइजर्स आए, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होने लगा, मशीनरी का यूज़ होने लगा, मतलब ये सारी चीज़ें जब आई तो क्या हुआ, हमारे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ। और जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ थे, जो मॉडर्न हमारे इंडिया में जो टेक्नोलॉजीज़ आए, उसकी वजह से क्या हुआ, ज़्यादा हेल्प मिला एग्रीकल्चर को, जिससे कि हमारे जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन था वो बढ़ गया, और इंडिया में भूखमरी की समस्या जो है वो बिल्कुल भी नहीं रही। प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, अब हम पढ़ेंगे कि वो स्ट्रेटजी तो थी जिससे कि हमारा जो हालात था वो सुधर गया, लेकिन अब इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स क्या है। द मोस्ट एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स इन द कंट्री आर रीजन स्पेसिफिक। तो सबसे बड़ी रीज़न इसमें क्या है, रीज़न है, जगह है। जैसे कि कहीं पे मानसून होता है, हमारे इंडिया में ये देखा गया है कि जो मतलब आधा से भी ज़्यादा जो फार्मर्स हैं, किसान है, वो किस चीज़ पे डिपेंड है, तो वो मानसून सीज़न पे डिपेंड है, वो रेनी सीज़न पे डिपेंड है अपने एग्रीकल्चर के लिए। तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मानसून, इरीगेशन कवर्स ओनली अबाउट 33% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया। यहाँ पे भी देखने को आपको मिला कि जो इरीगेशन है वो सिर्फ 33% है, बाकी किस चीज़ पे है, रेस्ट ऑफ कल्टिवेटेड एंड इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। ये क्या पे है, रेनफॉल पर डिपेंड है। ड्रॉट्स एंड फ्लड्स कंटिन्यू टू बी ट्वेन मीनियंस इन इंडियन एग्रीकल्चर। लेकिन जब सूखा पड़ता है, जब बाढ़ आ जाता है, तो ये दोनों क्या है, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब हम पढ़ेंगे लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी क्यों होता है, तो लो प्रोडक्टिविटी क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ द मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, कॉटन एंड ऑयल सीड्स इन इंडिया इज मच लोअर दैन दैट ऑफ रसिया, यूएसए एंड जापान। तो जो लो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, तो जो हमारा इंडिया है वो यूएसए, रसिया और जापान से भी क्या करता है, बहुत ही कम क्रॉप्स को
क्या करता है, कल्टीवेट करता है और जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे भेजता है, जैसे राइस, व्हीट, कॉटन, ऑल सीड्स, इन सारी चीज़ों का क्या होता है, बहुत ही कम एक्सपोर्ट करता है, ये बहुत ही कम यहाँ पे आउटपुट होता है। कॉन्स्टेंट्स ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंडेप्टनेस, मॉडर्न एग्रीकल्चर और स्मॉल फार्मर्स। इसमें हम देखेंगे कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में आया, ठीक है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है उसमें जो फार्मर्स है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, और जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो मॉडर्न एग्रीकल्चर को वो नहीं कर सकते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मॉडर्न एग्रीकल्चर का यूज़ कर सकें। तो क्या होता है कि फार्मर्स मतलब अगर यूज़ करते भी हैं तो क्या करते हैं, वो उधार लेते हैं, और फिर जब उनका जो फसल है वो अच्छा नहीं हो पाता है तो वो इंडेप्टनेस में चले जाते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, और उनके पास इतना अच्छा फिनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होता है कि वो एग्रीकल्चर में इतना सारा लगा सकें। लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। क्या हुआ, जब हमारे इंडिया में जो ब्रिटिश थे तो उस टाइम में ये देखा जाता था कि जो कल्टीवेशन था वो बहुत ही अजीब टाइप से होता था, तो सबके पास जो है बराबर बराबर ज़मीन नहीं थी, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, तो ये क्या है, जो फार्म का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा छोटा होता है। जो हमारा कंट्री है उसमें जो पहले देखा जाता था बड़े बड़े खेत होते थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो अभी हमारे पास जितने भी लैंड्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे जनरेशन हमारी आगे बढ़ती जा रही है वैसे ही वो छोटे छोटे और भी छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ रहे हैं। तो वैसे क्या हो रहा है, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्योंकि सबके पास अब क्या है, एकदम थोड़े थोड़े जगह है, थोड़े थोड़े लैंड्स बचे हैं एग्रीकल्चर के लिए। लैक ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन की भी बहुत ज़्यादा कमी है। जो हमारा है वो मॉडर्न एग्रीकल्चर तो आ गया, लेकिन यूज़ बिल्कुल भी उसका हमारे इंडिया में उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। और फिर क्या है, वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है, लेकिन क्या होता है कि इतना डिपेंडेंट रहने के बाद भी हमारा जब मानसून का सीज़न होता है उस टाइम थोड़ा बहुत काम होता है जो फार्मर्स हैं उनके लिए, उसके बाद उनके लिए कोई काम बचता ही नहीं है। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने के बाद भी एग्रीकल्चर में भी उनके लिए कोई काम नहीं बचता है। तो ये क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, जो कल्टीवेबल लैंड है हमारे पास उसका क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, जैसे कि सॉइल इरोजन होता है, कभी कभी फ्लड्स आ जाता है, ड्रॉट्स हो जाता है, तो क्या होता है, ये डिग्रेडेशन हो रहा है। और फर्टिलिटी क्या होती है इसमें, सॉइल की बिल्कुल नहीं रहती है, बचती नहीं है, चली जाती है। जैसे सॉइल इरोजन हुआ, ठीक है, बाढ़ आया और जो ऊपर का जितना भी मिट्टी था वो बहा करके ले गया, तो उसमें क्या हुआ, सॉइल इरोजन हुआ, मिट्टी फटने लगी पूरी की पूरी, ऊपर से जितना भी फर्टिलिटी था उसका चला गया। तो इससे क्या होता है, सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। तो ये सारे थे हमारे इंडिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं कल्टीवेशन के, एग्रीकल्चर के, जबकि हमारे इंडिया के जो पीपल हैं वो बाकी सारी जितनी भी कंट्री हैं उनसे ज़्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। सो थैंक यू गाइस, ये चैप्टर हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।